वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 4 मार्क्स का आता ही है आपका बोर्ड में, और अगर हम जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डेरिवेशन जो है वो अदर क्वेश्चंस में काम आ रहा होता है, और साथ साथ में जो इसका रिजल्ट आता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सियल पोजीशन पर देख लिया था। आज हम को एक्सियल पोजीशन यानी कि इक्वेटोरियल या फिर इसे ब्रॉड साइड भी बोलते हैं, तीनों में से कोई नाम भी लिखा रहेगा, कोई भी एक नाम लिखा रहेगा आपके पेपर में। तो विद्युत द्विध्रुवीय के कारण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो कोएक्सियल पर यानी निरक्षीय स्थिति पर, है ना, अक्षीय स्थिति पर हमने पढ़ लिया था, अब हम निरक्षीय स्थिति पर पढ़ रहे हैं। तो निरक्षीय स्थिति पर किसी भी विद्युत द्विध्रुवीय के कारण क्या हमारे पास विद्युत क्षेत्र आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उसको हम डिराइव करना चाहते हैं। तो उसको डिराइव करने के लिए देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था, हमारे पास दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू होता है और एक प्लस क्यू होता है। दो चार्जों के बीच में डिस्टेंस हमारे पास 2l होती है। फिर हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि यहां पर रख रहे थे, यानी कि उसे एक्सियल पोजीशन पर ही रख रहे थे। बट बच्चों यहाँ एक्सियल पोजीशन पर नहीं रख रहे हैं, अपन कहां रख रहे हैं, कोई एक्सियल पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति पर, या उस स्थिति को हम बोलते हैं ये वाली पॉइंट। यहां पर कोई पॉइंट P रखा हुआ है। इस पॉइंट P का हम चार्ज हमेशा प्लस क्यू ही मानते हैं, टेस्ट चार्ज मानते हुए। और हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि इसके सेंटर से उस पॉइंट P तक की दूरी को क्या नाम दिए थे, R। तो यहां पर भी वही होगा, इसके सेंटर O से जो P पॉइंट तक की दूरी होगी वो कितनी होगी बच्चों, R ही होगी। जो पहले हम माने थे वही चीज यहां पर भी मानेंगे, सेंटर से P पॉइंट तक की दूरी जो होगी हमारे पास R ही होगी। इन दोनों लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे, है ना, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब आप बताइएगा मेरे को। अच्छा एक बात ये बताइए कि अगर ये 12 था, ये सेंटर था, तो ये L और ये L होगा। कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना, और इस बात को भी झूठ मत बोलना मेरे से कि बनता नहीं है। ये अगर आपको पता है, अगर ये P पॉइंट है और अगर ये O पॉइंट है और अगर ये Q, जहां पे इसको कुछ और बोल दो, कोई नाम बोल दो, माइनस Q जहां रखा हुआ है, तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है और अगर ये तुमको L पता है और ये R पता है, तो ये हाइपोटेनस निकालते बनता है कि नहीं बनता है। जरा झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या होता है हमारे पास, h स्क्वायर आप पढ़े होगे, p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वाली डिस्टेंस भी आपको पता चल गई बाय द पाइथागोरस थ्योरम, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सेम ये वाली भी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, अगर दो सेम चार्ज होंगे तो उनके बीच में, अगर दो आवेश जो है उनका सिंबल जो है, साइन जो है वो सेम है, तो उनके बीच में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। तो आपको पता है सेम चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल करते हैं, उनके बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण, रिपल्सन। तो ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, तो इनके बीच में क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा। यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके द्वारा आएगा, इस वाली लाइन इसके द्वारा, इस वाले चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो हमारे पास इधर साइड आ रही होगी। इसको नाम दे दिया हमने E1। इन दोनों के बीच में जो लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अट्रैक्शन वाली नहीं होगी, कौन सी होगी, रिपल्शन वाली होगी, यानी इधर साइड जाएगी तो हमारे पास E1 हो गया। अब बताना, माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लगेगी, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, ये अट्रैक्शन लगेगा, यानी इधर साइड एक लग रहा होगा हमारे पास E2। क्या लग रहा होगा, ये E2 लग रहा होगा। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, एक E1 आ गया और एक क्या आ गया, E2 आ गया। एक E1 आ गया हमारे पास इधर साइड और इधर साइड हमारे पास आ गया है E2। लेकिन हमें ये भी पता है कि भैया वेक्टर जो होता है उसकी एक फिक्स दिशा होनी चाहिए। अगर दो तीन टुकड़ों में बटा हुआ है तो आप एक काम करिए भैया, उन वेक्टर्स को जोड़ करके एक वेक्टर बना दीजिए। ये आपको 11वीं क्लास में सिखाया गया था। ये दो वेक्टर है, अब इनको हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर इधर साइड बना सकते हैं, इधर साइड हम रिजल्टेंट वेक्टर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कुल जो ई आएगा वो इधर साइड हम लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, ये आपको, आप ये तो बताना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे मान लो अगर कोई एंगल थीटा है, तो ये जेड बन रहा है, ध्यान देना कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना। ये ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, तो ये जेड बन रहा है।
जेड में आपको पता होता है कि यदि यहाँ का थीटा होगा तो बच्चों यहाँ का भी थीटा होगा कि नहीं होगा, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना। जेड जेड मैथमेटिक्स में याद होना चाहिए, जेड में अल्टरनेट एंगल बन जाता है। अगर यहाँ एंगल थीटा होता है तो यहाँ भी क्या बनता है, थीटा। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा भैया, थीटा बन जाएगा। फिर मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी एक और कहती है कि अगर मान लीजिए ऐसा है हमारे पास, ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इतनी भी लाइनें आ जाए ऐसे, अगर यहाँ थीटा होता है तो यहाँ भी थीटा बनता है और यहाँ भी थीटा बनता है। तो देखो क्या यहाँ पे ये बात सच हो रही है, यहाँ पे भी थीटा बनेगा। फिर इसके इसी तरह की ये बड़ी वाली लाइन, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन जो होगी हमारी, ये वाली लाइन हो गई, और फिर ये वाली लाइन हो गई, और फिर ये वाली निकल रही, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे थीटा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो मैथमेटिक्स की दो प्रॉपर्टियां हैं जो कि आपको फिजिक्स में बननी चाहिए, और इसे याद भी कर लीजिए। जब कभी भी जेड बनता है तो हमारे पास यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा, और ऐसा कभी कंसेप्ट अगर आता है अपने पास, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ थीटा है तो ये जो लाइन जा रही है पैरेलल, पैरेलल होनी चाहिए। ये दोनों लाइन कैसी होनी चाहिए, ये आपस में क्या होना चाहिए, एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। समांतर का मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो ये लाइनें क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा। तो आपने क्या देखा, E2 और E1 के बीच में दो थीटा है, इधर भी थीटा आ रहा है और इधर भी थीटा आ रहा है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो मेन बात यहीं पे चित्र पे समझना है, मेन चित्र ही समझना है। ये तो आपको समझ में आता है, E1 इधर जाएगा, E2 इधर आएगा, ये भी समझ में आता है। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा, ये भी समझ में आ गया। यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा बनेगा, ये भी समझ में आ गया। अब ऐसा वेक्टर आपके पास तैयार हो गया। अब टोटल इधर साइड आपको टोटल निकालना है। तो आपको पता है ना, जब कभी भी कोई एक वेक्टर होता है ना, उसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये वेक्टर है, यहाँ पे मान लो थीटा बना रहा है किसी सरफेस से, ये E1 वेक्टर है मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अगर ये E1 वेक्टर है तो इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं भैया, जिसका नाम है E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। ये रट रट के मैं आपको 11वीं क्लास में वेक्टर वाले वीडियो में, वेक्टर वाले लेक्चर में बहुत बार बताया था कि इसका बहुत ज्यादा उपयोग पड़ेगा। वो आज समय आ चुका है, जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आज जान लो कि यदि कोई वेक्टर है तो जिस सरफेस से, सुनना लिख भी सकते हो हिंदी से अपनी कॉपी में कहीं पर भी, जिस सरफेस से कोई वेक्टर थीटा कोई भी एंगल बना रहा होता है ना, उस सरफेस से, जिस सरफेस से बना रहा होता है उस सरफेस को हम cos थीटा वाला टर्म बोलते हैं। यानी ये वाला टर्म जो हो जाएगा हमारे पास क्या आएगा, E1 cos थीटा। ये वाली सरफेस जिससे थीटा एंगल अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं E1 cos थीटा, और ये वाली सरफेस जो होती है उसे हम बोलते हैं E1 sin थीटा। जो सरफेस थीटा से अटैच्ड होती है उसे cos थीटा वाला टर्म बोलते हैं, और परपेंडिकुलर वाला sin थीटा। तो तुम लोग अब मुझे बताना, एक ये E1 इससे अटैच्ड सरफेस कौन सी हुई, ये है सरफेस। तो E1 के लिए ये सरफेस था, ये वाली सरफेस थी, तो E1 का इधर साइड कौन सा वेक्टर आएगा बताओ, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना। E1 का इधर साइड कौन सा वेक्टर आएगा, E1 cos थीटा। सेम टू सेम अगर E2 के लिए मैं, और E1 का ये वाला कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा, इसको आप साइड में बनाना है, पेपर में भी आपको बनाना है, इसको पेपर में भी इसको बनाना है साइड में। तो इधर साइड E1 का कौन सा कंपोनेंट आया बच्चों, E1 cos थीटा, और इधर साइड जो कंपोनेंट आएगा, इधर साइड जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, E1 sin थीटा। ठीक है। और अगर हम बात करें E2 की बात करते हैं तो E2 में भी हमारे पास क्या होगा, इधर साइड E2 का क्या आएगा, ये थीटा अटैच है जिससे उसे क्या बोलते हैं, cos थीटा वाला। तो इधर साइड हमारे पास क्या आ रहा होगा, एक और आ रहा होगा जिसका नाम होगा E2 cos थीटा। और ये वाला वेक्टर का मुखड़ा इधर साइड है, एक इधर वेक्टर बनेगा, जैसे ऐसे ये वाला वेक्टर ऐसे तो एक इधर गया एक इधर गया। अगर कोई ऐसे वेक्टर होता तो क्या होता, एक इधर जाता और एक इधर जाता, या सॉरी ऐसे कर सकते हो है ना हाँ ऐसे जाता है ना, एक इधर जाता और एक नीचे साइड जाता, तो एक नीचे साइड जाएगा जिसका नाम होगा E2 sin थीटा। तो अब तुम लोग मुझे बताओगे E1 sin थीटा ऊपर साइड लग रहा है बंदे में और E2 sin थीटा नीचे साइड लग रहा है। आपको पता है ना ये वाली डिस्टेंस सेम है, ये वाली डिस्टेंस सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी माइनस क्यू के कारण यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन एक F अपॉन Q होता है। लेकिन जब हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो वहां पॉइंट पर निकालना होता है, किसी पॉइंट किसी चार्ज की तरह किसी पॉइंट पर निकालना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। चार्ज की वैल्यू तो Q है, KQ अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस वाले में भी यही होगा ना, KQ अपॉन R स्क्वायर मतलब E1 और E2 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। E1 और E2 दोनों बराबर होंगे, मतलब ये sin थीटा है sin थीटा ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऊपर साइड उतना ही लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, ऊपर उतना खींच रहे हैं नीचे उतना खींच रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया। अब ये इधर साइड देखो, इधर साइड हमारे पास क्या आ रहा है, E1 cos थीटा आ रहा है, और इधर ही साइड क्या आ रहा है बच्चों, E2 cos थीटा आ रहा है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और वही क्या होगा हमारे पास E टोटल होगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आया तो बहुत ध्यान से सोचिए
इस चीज को रटिए पहले कि जिससे अटैच्ड होता है उसमें क्या एंगल बनता है हमारे पास, है ना। जिससे अटैच्ड होता है वो cos थीटा वाला टर्म होता है और बाकी जो होता है वो sin थीटा वाला टर्म होता है। और इस तरह से आप समझ जाएंगे। तो इधर साइड आपको चित्र में आप बता दीजिए कि E1 का इधर साइड कौन सा थीटा से अटैच्ड वाला, तो इधर आ जाएगा E1 cos थीटा और E2 की वजह से भी इधर साइड क्या आ जाएगा E2 cos थीटा। तो हमारे पास जो टोटल E आ गया है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, चलो इसे फटाक से, है ना, इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो आया है ई टोटल आया है वो कितना आ गया है, ई टोटल जो आएगा हमारे पास कितना आएगा। अच्छा इस चीज को लिखाऊं क्या, मैं ये सब लिखना पड़ेगा आपको पहले कि टेक टू चार्जेस, टेक अ डाइपोल सिस्टम, आप डाइपोल सिस्टम लीजिए, है ना, डाइपोल सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, टेक डाइपोल सिस्टम ऑफ टू चार्जेस q and minus q and minus q and distance between them, distance and distance between them is 2l, take point p at distance r from center o। ठीक है ना, ये सब लिखना पड़ेगा आपको कि हमने दो चार्ज लिया, दो आवेश लिया जो कि 12 दूरी पर रखे हुए थे, फिर हमने एक पी बिंदु लिया जो कि r दूरी पर था सेंटर से, यानी इन दोनों के केंद्र से r दूरी पर था। ये सिंपल फॉर्म में अपनी भाषा में आपको लिखना है, ये अपनी भाषा में लिखना है ना, यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। फिजिक्स में लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती है पेपर में, आप अपनी भाषा में लिखते हैं, टीचर को समझ में आता है तो आपको नंबर देता है। और आपको बिल्कुल अपनी भाषा में लिखना है कि दो चार्ज है हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू जो कि 12 दूरी पर रखे हुए हैं, फिर हमने एक सेंटर केंद्र माना जिसका नाम हमने ओ दिया, पी बिंदु है जिस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं वो आर दूरी पर है, ये सब आपने लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको लिख दिए ना, अब इसको इरेज कर देता हूं मैं क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन करना है अपने को। जो मेन हमारा लेक्चर का सिद्धांत था डेरिवेशन करना, वो अपन अब करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो हमारे पास हमने क्या देखा था कि जो ई टोटल आया है, ई टोटल आपके आया है, ई टोटल कितना आया है वो इस डायरेक्शन में आया है, और कितना आया है ई टोटल हमारे पास कितना आया है, ई टोटल आया हमारे पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ई टोटल हमारे पास कितना आया है E1 cos थीटा प्लस E2, है ना, क्या है हमारे पास E1 cos थीटा, ये हमारा प्रथम इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। क्या है ई टोटल हमारे पास कितना है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट E1 निकालते हैं। E1 किसके द्वारा है बताओ, प्लस Q के कारण। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q, है ना। तो क्या लिखा हमने कि प्लस Q के द्वारा P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, हिंदी से ऐसे लिखेंगे, प्लस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो E1 बोल देंगे और उसकी वैल्यू होगी हमारे पास K Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर ना होता है, बोलो ना, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना। इलेक्ट्रिक फील्ड का आप क्या फॉर्मूला पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा था K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में जो फॉर्मूला लगेगा K Q अपॉन R स्क्वायर, मतलब ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर है। डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम E2, अब ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P D2 किसके कारण आ गया, प्लस Q के कारण। सेम इसी प्रकार आप क्या लिखेंगे, माइनस Q के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q। माइनस Q के कारण कितना आएगा बच्चों E2, और उसकी वैल्यू भी हमारे पास सेम टू सेम यही आ जाएगी क्योंकि डिस्टेंस तो वही है। तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास बच्चों KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दीजिए। अब E1 की वैल्यू मिल गई, E2 की वैल्यू मिल गई, और इसमें E1 की वैल्यू चाहिए थी, E2 की वैल्यू चाहिए थी, और cos थीटा की वैल्यू चाहिए, cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो अब cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। चलिए ये तो आप लोग को ट्रायंगल, यही वाला ट्रायंगल ले लीजिए आप लोग, यही वाला ट्रायंगल लेंगे, ऐसे ही हमारा ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ थीटा बन रहा था, ये L था, ये R था, ये वाला जो आपको पता ही है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर आपको cos थीटा निकालना है तो cos थीटा पंडित भूपद प्रसाद हरि बोले, तो cos थीटा के लिए हमारे पास कौन सा वाला होता है, ये वाला होता है ना, B अपॉन H, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस।
तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी बेस यानी L अपॉन हाइपोटेनस यानी ये अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये बताने की ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है ना बच्चों, क्योंकि ये तो पता है ना आपको ये कैसे निकाल रहे हैं अपन, ये तो पता है ना कैसे निकाल रहे हैं। cos थीटा इज इक्वल टू पंडित भूपत प्रसाद अय्यर बोले से आप निकाल सकते हो, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बेस हमारे पास L है और हाइपोटेनस हमारे पास ये हो गया, ये cos थीटा आ गया, इसको थर्ड इक्वेशन बोल दीजिए, ठीक है ना। थर्ड नहीं सॉरी, अरे गड़बड़ हो गया, ये फर्स्ट है तो ये वाला सेकंड होगा और ये वाला थर्ड होगा और ये वाला फोर्थ होगा। अब आप क्या करिए, देखो आपको E1 की वैल्यू भी निकाल लिए हो, E2 की वैल्यू भी निकाल लिए हो और cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लिए हो, तीनों की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, है ना। चलिए पुट करते हैं। चलिए पुट कर देते हैं अपन, है ना। पुट सेकेंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन ऑन फर्स्ट, तो जो ई टोटल आएगा हमारे पास बच्चों कितना आएगा। E1 की वैल्यू क्या थी बताओ, देखो झूठ नहीं बोलना, E1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, E1 की वैल्यू क्या थी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये E1 की वैल्यू होगी। अच्छा E1 और E2, अच्छा एक छोड़ा छोड़ा शॉर्ट कर दो, थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट कर दीजिए ना भैया। आपने देखा था ना कि E1 और E2 दोनों बराबर आए थे, बोलो यस और नो, हाँ थे। cos थीटा दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर बराबर है, तो इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो ना। ये दोनों बराबर ही है ना, ये दोनों बराबर है, तो दो चाहे E1 लिखो चाहे E2 लिखो बात तो बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने, 2 बन गया, 2 टाइम्स हो गया। अब जब इसको 2 टाइम्स हो गया है तो इसे हम बोल सकते हैं 2E1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास KQ अपॉन E1 की वैल्यू थी हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और मल्टीप्लाई और cos थीटा की वैल्यू जो आई थी हमारे पास वो है ये आई थी R स्क्वायर प्लस ये हो गया, है ना, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और प्लस L का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां तक समझ में आई है। अब यहां से हमारे पास ऊपर साइड क्या लिखा है हमारे पास 2KQL, और नीचे साइड देखना जरा ध्यान से, नीचे साइड थोड़ा मैथमेटिक्स है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर, यहाँ 1 लिखी कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये देखो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर ये 1/2 प्लस 1 तो 3/2, तो 3/2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना आप लोग कोई भी, यहां तक समझ में आ ही गया होगा। फिर देखिए हमने जब एक्सियल पोजीशन में देखा था, अक्षीय स्थिति में देखा था, तो हमने बोला था एल बहुत छोटा होता है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लो मुकेश अंबानी वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, 1 रुपए गिर भी जाएगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, एल बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हमें पता है कि एल जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है आर से, तो एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जब नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास 2KQL, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा आर स्क्वायर बनेगा, और बाहर कितना 3/2, जब पावर ये 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या आ जाएगा हमारे पास समाप्त हो जाएगा, तो क्या बनेगा आर का क्यूब बन जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। अब ये भी पता है भैया, आपने ये भी बताया था हम लोगों को कि हम जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 12 होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में आपने पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P की वैल्यू देखो, पीछे पलटा के देखो, जब मैंने इलेक्ट्रिक पीछे वाला जो लेक्चर था कि पिछला लेक्चर है ना, तो उसमें हमने पढ़ा था P बराबर क्या होता है हमारे पास Q इंटू 12 होता है। तो यहाँ पे Q और 12 ये तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा KP अपॉन R का होल क्यूब, ये आ गया हमारे पास E टोटल आ गया। समझ गए बात को, देखो कितना आसान है, कितना आसान था, कुछ नहीं था कि इधर साइड। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो आपको डिफिकल्ट लगता है, जैसे आप पहली बार कर रहे हो आज तो बहुत टफ लग रहा होगा यार, ये क्या क्या करते जा रहे हैं भैया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ोगे, आराम आराम से चढ़ोगे कि यार भैया पहले ऐसा होता है, यार ये वाला कंसेप्ट पता होता तो आसान लगता, और दूसरा ये वेक्टर कैसे तोड़ते हैं वो पता होता तो आसान लगता है। तो पहले छोटे छोटे पार्ट्स को रफ में एक पीछे लिख करके याद कर दो, जिन पार्ट्स को मैं बोलता हूँ फिजिक्स में काम आएंगे उनको पीछे साइड अपने कॉपी में लिखते जाओ, क्यों कहीं भी किसी भी डेरिवेशन में काम आ सकते हैं। अभी तो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो ना 12वीं क्लास की, तो ये कंसेप्ट, ये वेक्टर तोड़ने वाला कंसेप्ट बहुत जगह काम आएगा अभी आगे में, कि जैसे सरफेस अटैच, जिससे थीटा अटैच होता है वो cos थीटा वाला टर्म होता है, तो इधर साइड हमारे पास दोनों आ गए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों बराबर है तो इसे हम 2E cos थीटा लिख सकते हैं। फिर E1 की वैल्यू निकाल लो KQ अपॉन R स्क्वायर से, तो ये लिख दिया हमने E1 की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, सॉल्व करते जाओगे, फिर ये तो पुराना कांसेप्ट है कि L को नेग्लेक्ट कर दो, ये फिर P की जगह Q इंटू 12 की जगह P रख दो तो KP अपॉन R क्यूब है। इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ गया। अब जैसे पिछले लेक्चर में पिछला जो एक्सियल पोजीशन था बच्चों,
उसमें हम इतना निकाल के छोड़ दिए थे, लेकिन आपको याद हो अगर तो हमने लास्ट में इसको वेक्टर भी लिखा था, ई वेक्टर करके लिखा था। और चूंकि पिछले एक्सियल वाले में क्या था हमारे पास, यहाँ माइनस क्यू था और यहाँ प्लस क्यू था, यहाँ पर निकाल रहे थे तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी हमारे पास, जैसे एक E1 इधर आ रहा था, E2 इधर आ रहा था, लेकिन E1 वाला क्या था, बड़ा था, तो नेट हमारे पास उधर साइड आ रहा था। अगर मान लो दो बंदे खींच रहे, 5 बंदे इधर साइड खींच रहे, 2 बंदे इधर साइड खींच रहे, तो मैं जाऊंगा किधर साइड, इधर साइड में जाऊंगा, 5 साइड। तो इस वाले में हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें क्या देखा था कि इधर साइड एक लग रहा था, एक इधर लग रहा था, लेकिन इधर वाला कम था, उधर वाला ज्यादा था, जा तो उधर रहा था ना नेट। तो देखो क्या और जो विद्युत द्विध्रुवीय होता है उसकी दिशा जो होती है वो हमेशा किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो ये वाली दिशा और ये वाली दिशा दोनों क्या थी, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो टोटल ई है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी इसी दिशा में आ रहा था, और जो डाइपोल की दिशा है वो भी किधर साइड हमारे पास थी, इधर साइड थी। यानी दोनों की दिशा क्या थी हमारे पास, सेम थी। जब दोनों की दिशा हमारे पास सेम थी तो जब हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे तो डायरेक्ट लिख दिए थे। लेकिन अगर मान लो कल को ऐसा होता कि डाइपोल की डायरेक्शन ये है लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा ये है, दोनों की दिशा अलग अलग होती तो वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव टर्म लिखते, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है। देखो डाइपोल की दिशा बच्चों इधर से इधर है, हमारे पास माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, लेकिन देखो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर साइड आ रही है, दोनों की दिशा अलग अलग है, एक इधर साइड आ रहा है दिशा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इधर साइड आ रही है, विद्युत द्विध्रुवी की इधर साइड आ रही है, और जो कुल मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा इधर साइड आ रही है। तो इधर और इधर उल्टा दिशा हो गई है, इसका मतलब जब हम इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, ई वेक्टर, या आपको लिखना होगा वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस केपी वेक्टर अपॉन आर का होल क्यूब। ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस सिंबल हमेशा ये बताता है कि दोनों की दिशा अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पी है यानी डाइपोल मूवमेंट की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा नेगेटिव है। जब कभी भी ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि a बराबर माइनस बी है, a बराबर माइनस बी है, इसका मतलब होता है कि a और b दोनों बराबर तो हैं लेकिन दिशा क्या है उनकी अलग अलग है। a की दिशा इधर है तो b की इधर दिशा है। माइनस सिंबल हमेशा दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। थैंक यू लवर्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, स्टेप बाय स्टेप इसे 2-3 बार करिएगा, एक बार बिना देखे करने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए कुछ जब आप 2-3 बार कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।